आज का हमारा टॉपिक है इंग्लैंड में उदारवाद और इसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे जो वहाँ इंग्लैंड में जो संसदीय सुधार होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे जो 1832 का जो सुधार अधिनियम आया था, इसको ऐसा कह सकते हैं 1832 का एक्ट। इससे पहले हम इसकी यदि पृष्ठभूमि में जाएं तो हमको ये पता चलता है कि 1832 से पहले यूरोप के इतिहास में जो घटना हुई वो क्या प्रभाव डालती है इसमें। तो हम जानते हैं कि और हम पढ़ भी चुके हैं कि 1830 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें चार्ल्स दसम के स्थान पर जो बुर्बो वंश का राजकुमार था उनके स्थान पर ऑर्लियंस वंश के राजकुमार फिलिप को शासक बनाया जाता है। और इस क्रांति के फलस्वरूप जो अंततः परिणाम निकलकर हमारे सामने आया वह था संवैधानिकता का विजय। और इस विजय ने इंग्लैंड को भी प्रभावित किया। इंग्लैंड के जो लोग 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के विरोधी थे वहीं वे लोग 1830 की क्रांति के समर्थक हो गए। इससे सुधारवादी लोगों को अवसर मिला कि वे अपने जो आंदोलन है उसको और कुशलता पूर्वक रूप से संचालित कर सके। तो इस प्रकार 1830 की फ्रांस की क्रांति से ही इंग्लैंड में संसदीय सुधार या इंग्लैंड में उदारवाद की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और इस बीच हम देखते हैं कि जून 1830 में जब फिलिप लुई शासक बना तो उसी समय इंग्लैंड में विलियम चतुर्थ वहां के सिंहासन पर बैठा। क्योंकि विलियम चतुर्थ बहुत उदारवादी था और युवा था और उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया था उस समय वेलिंगटन को जो अनुदारवादी था। तो वेलिंगटन ने इंग्लैंड में किसी भी प्रकार का सुधार करने से इनकार कर दिया। और दूसरी ओर जनता ये सोच रही थी कि चूंकि सम्राट उदारवादी प्रवृत्ति का है इसलिए वो उनसे सुधारों की बहुत ज्यादा अपेक्षा रख रहे थे। लेकिन वेलिंगटन ऐसा नहीं चाहता था। उसके बाद 1830 में वहां पर एक चुनाव हुआ। चुनाव में जो निर्वाचन हुआ उसमें टोरी दल की विजय होती है, टोरी दल की पराजय होती है और कॉमन सभा में व्हिग दल का बहुमत आ जाता है जिसमें लॉर्ड ग्रे बहुमत दल का नेता बन जाता है। और ये जो है मध्यम वर्ग की विचारधाराओं का बहुत बड़ा पोषक था। इस स्थिति में 1830 में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का पद संभालते ही लॉर्ड ग्रे ने एक संसदीय सुधारों का प्रयास किया और अपना पूरा ध्यान उन्होंने उसी में केंद्रित किया। और इसलिए संसदीय समिति का उन्होंने गठन किया जिसमें बहुत से उदारवादी लोग जैसे लॉर्ड रसल है ना और स्टैनले जैसे उदारवादी नेताओं को समिति में रखा। और इसमें एक और बड़ा नाम उभर कर आया वहां पर डरहम जो ये उदारवादी विचारधारा का नेता था इंग्लैंड में। और इनके साथ संसदीय समिति जब गठित हुआ तो इनके नेतृत्व में लॉर्ड ग्रे ने सुधार विधेयक प्रस्तुत किया और अपने कार्यकाल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के सुधार विधेयक प्रस्तुत किए। तो ये था, उसको हम कहते हैं प्रथम सुधार विधेयक, द्वितीय सुधार विधेयक और तृतीय सुधार विधेयक। तो इसको हम देखते हैं। प्रथम सुधार विधेयक जो पारित हुआ वह हुआ 1 मार्च 1831 को। इसको डरहम और रसल ने प्रस्तुत किया था। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था, मध्यम वर्ग को मताधिकार देना। लेकिन इस विधेयक को विशिष्ट समिति ने निरस्त कर दिया। फलस्वरूप लॉर्ड ग्रे के कथनानुसार यानी परामर्श के अनुसार राजा ने संसद को भंग कर दिया। पुनः नवीन निर्वाचन हुआ तो इसमें सुधारवादियों को बहुमत से विजय मिला। इस प्रकार सदन में उनकी जो विरोधी संख्या 136 अधिक हो गई। उसके बाद दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया। यह जो होता है ये 24 जून 1831
31 को प्रस्तुत किया जाता है। इसको भी लॉर्ड रसल ने प्रस्तुत किया इस विधेयक को, और 21 सितंबर को, जून के बाद 21 सितंबर को 109 मतों की अधिकता से कॉमन सभा में पारित तो हो गया, लेकिन विशिष्ट समिति यानी उच्च सभा, जिसको लॉर्ड सभा कहते हैं, लॉर्ड सभा में इसी विधेयक को 8 अक्टूबर 1831 को निरस्त कर दिया गया। इस बीच नगर से आवाज उठने लगी कि वहां पर जो सामाजिक अराजकता है उसको समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस स्थिति में पुनः एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, उसको प्रस्तुत किया गया 12 दिसंबर 1831 को ही प्रस्तुत किया गया, और यह विधेयक अंतिम रूप से 1832 में पारित हो गया। इस बीच जो लॉर्ड सभा का विशिष्ट समिति था उसमें उस विधेयक में कुछ सुधार करना चाहती थी, और लॉर्ड ग्रे को बिना सहमति के अपने अनुसार जो है उसमें सुधार करना चाहती थी। तो इस सुधार प्रश्न पर ब्रिटेन की मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, और अंततः लॉर्ड ग्रे के प्रयासों से 4 जून 1832 को 4 जून 1832 को यह विधेयक जो है पारित हो गया और कानून का रूप ले लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक चरण बाई चरण एक विधेयक पारित होता है, जिसको हम 1832 का विधेयक कहते हैं। और यहीं से इंग्लैंड में उदारवाद की शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं 1832 का जो विधेयक पारित हुआ किन मायनों में इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण रहा और इंग्लैंड में उदारवाद का स्थापना करने में सफल हुआ। तो ये अपन सबसे पहले देखते हैं कि 1832 की एक्ट की धाराएं क्या क्या ऐसे इसमें प्रावधान थे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि 1832 का जो अधिनियम की धाराएं के उद्देश्य क्या था। तो इनके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था संसदीय प्रतिनिधित्व जो है उसको जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य था वो ये था कि मताधिकार का अधिक से अधिक विस्तार करना और जनसंख्या के आधार पर उसको वितरित करना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसमें जब धाराएं लागू की गई तो सबसे पहले ये देखते हैं जो रोटन बरो होता था, रोटन बरो, इसका पुनः विभाजन किया गया। पुनः विभाजन करने पर यह पाया गया कि इसमें जो जनसंख्या के आधार पर जब विभाजित किया गया तो इसके पुनर्व्यवस्थित करने से 143 स्थान रिक्त हो गए और यह स्थान उन नगरों को आवंटित कर दिया गया जिन्हें प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार नहीं था। तो ये पहला इसका अधिनियम की विशेषता थी। दूसरा, बरों में जो मतदाता होते थे इसका भी पुनर्स्थापना किया गया। तो बरों में जो योग्यता के आधार पर, जो पुरानी योग्यता के आधार पर जो निर्वाचन स्थान का वितरण किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया और समाप्त करने के बाद नया नियम लागू किया गया। इस नए नियम से यह प्रावधान किया गया कि ऐसे पुरुष जिनके पास 10 पाउंड वार्षिक आय वाला मकान था उसको मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त हो गया। तीसरी बात ये हुआ कि जो ये काउंटी के लिए था, काउंटी के लिए प्रावधान किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 60 वर्ष के लिए पट्टे पर जिनके पास भूमि है उनको मताधिकार प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 40 शिलिंग आय वाली जो भूमि स्वामी है और 10 पाउंड वार्षिक किराया देने वाले जो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति हैं उनको भी मताधिकार का प्राप्त हो गया। तो इससे कुल मिलाकर हम देखते हैं कि 1832 का जो अधिनियम है हमको लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शासन स्थापित करने की दिशा में जो बहुत प्राचीन समय से वहां जो प्रतिनिधित्व का जो असमानता या क्षेत्रों की जो असमानता मताधिकार का सीमित व्यवस्था थी उसको समाप्त कर देती है और समाप्त करने के बाद नए सिरे से उसका विभाजन करती है। तो बहुत से लोग जो निम्न और मध्य वर्ग के लोग भी थे उनको कुछ मात्रा में, पूरी मात्रा में तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ मात्रा में उसको मताधिकार का देने का प्रावधान प्राप्त हो जाता है और सदन में उनकी संख्या धीरे से बढ़ने लगती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था इंग्लैंड में उदारवाद स्थापित करने की दिशा में। तो आइए इसका देखते हैं। जब ये इंग्लैंड उदारवाद का
जो ये लागू हुआ तब इसके परिणाम क्या निकला, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हम देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इसका ये हुआ कि पहला क्या हुआ, मताधिकार का विस्तार हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण हमको ये देखने को मिलता है कि राजनीतिक शक्ति जो कुलीन और उच्च वर्ग के हाथों में थी, वो जो है उनसे निकलकर मध्यम वर्गों के हाथों में आ गई। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम हमको देखने को मिलता है, ये प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त किया, प्रजातंत्र का मार्ग को प्रशस्त कर दिया। चौथा महत्वपूर्ण परिणाम इसके देखते हैं कि जमींदारी वर्ग का अधिकार समाप्त हो गया, जमींदार का वर्चस्व समाप्त हो जाता है। पांचवा हम ये देखते हैं कि इसमें जो राजा और पियर्स की जो शक्ति थी वो घट गई, मतलब वो समानता के स्तर पर आ गए। और एक इतिहासकार जिसका नाम है ट्रेवेलियन, उन्होंने इस अधिनियम को 1832 के अधिनियम को इंग्लैंड के इंग्लैंड के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है। इससे पता चलता है कि 1832 की जो अधिनियम है इंग्लैंड के स्थान में, या ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लैंड में जो उदारवाद की स्थापना में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसी संबंध में इतिहास का जो मेरियट ये कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड को अपने मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करने पड़े, और साथ ही साथ जो राजा को भी अपनी शक्ति को सीमित करने का एहसास पहली बार हुआ। तो जब राजा की शक्ति वहां पर सीमित हो जाती है तो निश्चित रूप से वह शक्ति स्थानांतरित होती है मध्यम वर्ग की ओर, मजदूर की ओर, या श्रमिकों की या जनसाधारण की ओर हो देती है, जो उदारवाद स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा नहीं है कि 1832 के अधिनियम की परिणाम में केवल इसी सकारात्मक बातें हुई, कुछ ऐसे इसमें इनकी गुण के अलावा कुछ दोष भी पाए गए, जैसे हम उसको ऐसा देख सकते हैं एक लाइन में। इसके ये तो एक गुण थे 1832 के अधिनियम के, अब इसमें कुछ दोष भी व्याप्त थी। ये देखिए, पहला सर्वप्रमुख दोष इनका ये था कि श्रमिक वर्ग असंतुष्ट ही रहा इस अधिनियम से, ज्यादा विशेष फायदा उसको नहीं हुआ। श्रमिक वर्ग असंतुष्ट। दूसरा दोष हम इसका ये देखते हैं कि इस अधिनियम से लॉर्ड की जो शक्ति थी वो सीमित हो गई, और उसके जगह पर कॉमन सभा की जो शक्ति है वो ज्यादा विशेष, यानी वो जनता की प्रतिनिधि सभा के रूप में उभर कर सामने आती है। तीसरी बात यह है कि इसका दोष यह है कि निम्न वर्ग की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण था। निम्न वर्ग की स्थिति जस की तस बनी रही। चौथी बात यह है कि नवीन संसद और मंत्रिमंडल में कुलीन वर्ग का ही प्रभाव बना रहा। देखो, ये ज्यादा समाप्त नहीं हुआ, कुलीन वर्ग का प्रभाव यथावत था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो 1832 का अधिनियम था अपनी उद्देश्य को प्राप्त करने में 100% तो सफल नहीं रहा, लेकिन मताधिकार जो एक आम नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार होता है उसको विस्तार करने में सफल रहा। भले ही इंग्लैंड की पूरी जनता को एक समान मताधिकार प्राप्त न हुआ हो, लेकिन उदारवाद की दिशा में या संसदीय प्रजातंत्र स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसको कही जा सकती है। और मध्यम वर्ग को भी इन्होंने ज्यादा संतुष्ट नहीं किया, इसीलिए आगे चलकर हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग और ये जो मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग थे, एक हो जाते हैं, और बाद में उसका परिणाम हमको ये देखने को मिलता है कि दोनों मिलकर एक आंदोलन करते हैं जिसको हम इंग्लैंड के इतिहास में चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं। ये इसके 32 की जो कमी है उससे असंतुष्ट होकर जो चार्टिस्ट आंदोलन वहां पर शुरू होता है। हालांकि चार्टिस्ट आंदोलन असफल हो गया, फिर भी इसको एक 1832 की जो धाराएं हैं इंग्लैंड के संसदीय इतिहास में, उसको हम मैग्ना कार्टा यूं ही नहीं कहते, यह वहां के इंग्लैंड में उदारवाद स्थापित करने में अपना मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, इंग्लैंड का उदारवाद। तो आज हम इसमें इतना ही अध्ययन करेंगे। हो गया।